Very good evening. Today we are going to do the chapter poem, in fact, A Tiger in the Zoo. The A Tiger in the Zoo is written by Leslie Norris, and the main theme of the poem is captivity. The poem reflects that whether it is humans or animals, captivity is a curse. When we are free, we are able to live our lives, and this applies to the animals as well. Here the poet has brought a contrast of a tiger who is captivated in the cage inside a zoo, and if it is there in the forest where it is free, how it would have reacted. So let us start the poem. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pets of velvet quiet in his quiet rage. In the first paragraph, the poetess say that he stalks means he is moving. Stalks का मतलब हो जाता है move करना. And yellow vivid stripes here is the yellow body with black stripes. The few steps of his cage here reflects to the small cage. छोटा सा जो केज है उसमें वो इधर उधर जा रहा है. मीन्स एक टाइगर तो बहुत बड़ा होता है एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस, लेकिन यहाँ पर वो मजबूर है. इट इज़ कन्फाइंड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब होता है कि इट इज़ मूविंग वेरी वेरी क्वाइटली. वाई? बिकॉज उसके जो पंजे हैं वो इतने सॉफ्ट हैं दैट दे डोंट मेक द नॉइज, बट ही इज़ वेरी एंग्री एंड अपने एंगर को उसने सप्रेस कर रखा है, दबा रखा है. दैट इज़ वाई द वर्ड क्वाइट इज़ यूज्ड. इन द वेरी फर्स्ट वी हैव in his vivid strips, you can say it is assonance, as the vowel I is there, and it is also imagery. Then on pads of velvet quiet is metaphor, and quiet rage both are opposite, so it is oxymoron. In the second paragraph it says, मतलब वहाँ कॉन्ट्रास्ट है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लर्किंग मीन्स इट मस्ट बी हाइडिंग. लर्किंग का मतलब होता है इट माइट बी हाइडिंग इन द शैडो. कहाँ पर? जो लंबी लंबी ग्रास होती हैं उनके पीछे. वाई? बिकॉज वहाँ पर जो आपके डियर होते हैं वो आते हैं, जो उसका शिकार होता है, एंड इट कैन ईज़िली अटैक देम, टेक टू द वाटर, क्योंकि वहाँ से वो भाग नहीं सकते हैं. नॉर्मली डियर जो होते हैं वो बहुत तेज़ भागते हैं, तो वो वहाँ छुपता है जहाँ पर वो आए तो उनको वो अटैक करे, पानी की तरफ ले जाए जहाँ से वो भाग नहीं सकते. ऑन द अदर हैंड इट इज़ इन द केज. हेयर इट इज़ alliteration, द प्लम्प एंड पास. देन he should be lurking in shadow sliding through. Now next is he should be snarling around. यहाँ पर should and shadow is also alliteration since the letter sh is repeated. He should be snarling around houses at the jungle's edge. Snarling मतलब making sounds, मतलब वो जब आराम से इधर उधर घूम रहा होता है तो इट मेक्स अ साउंड एंड इट इज़ नियर द विलेज फॉरेस्ट. वहाँ से जब वो लोगों को देखता है तो वो आवाज़ें मचाता है. एंड व्हेन इट शोज़ बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, मतलब व्हेन इट शोज़ इट्स टीथ एंड द क्लॉस, द पीपल इन द विलेज आर टेरराइज्ड. वो लोग जो है डर जाते हैं, बिकॉज उसकी आवाज़, उसके दांत, उसके पंजे सब उसको डरा देते हैं. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. लेकिन कंट्रास्ट में क्या है? वो अभी तो द टाइगर इज़ इनसाइड द केज, इनसाइड द प्रिजन, यानी कि वो सेल के अंदर है. प्रिजन मतलब यहाँ पर जो जू का सेल है उसके लिए बोला गया है. His
स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. ये आपका जो है, इवन दो बिहाइंड बार्स इज एलिट्रेशन, लेकिन आपके पेपर में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. व्हाट डज इट मीन? मीन्स हिज एंटायर स्ट्रेंथ, हिज एंटायर स्ट्रेंथ जो है, इट हैज़ बीन कैप्टिवेटेड. उसके स्ट्रेंथ को पकड़ लिया गया है. नॉर्मली जो टाइगर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ उसके जो स्ट्रेंथ है उसको हमने सप्रेस कर दिया है. एंड राइट नाउ इट इज़ जस्ट मूविंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, मीन्स केज के इधर उधर. ही इज़ जस्ट मूविंग here and there and not interested in people who have come to visit him. जो लोग उसको देखने आए हैं उसको उसमें कोई भी जो है, he doesn't have any interest. He hears अब शाम हो चुकी है, now it is already evening. तो he hears the last voice at night, the patrolling cars. मतलब now at the night time he could see the guarding vehicles coming, जो चेक करने के लिए आते हैं जू में. But it is, वो एकदम होपलेस है. एंड स्टेयर्स मतलब वो होपलेस होकर ताक रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं, वो उन स्टार्स की तरफ देख रहा है कि इफ़ ही कुड एवर कम आउट ऑफ दिस कैप्टिविटी. दिस शोज हिज हेल्पलेसनेस. एट नाइट in the entire poem, the word he moves, he stalks, he terrorizes. So the poem is written in personification. Then you can see here brilliant, it is written, it is repetition, यहाँ वो repeat हो रहा है. We have oxymoron, we have assonance, then we have enjambment. enjambment कहाँ पर है आपके? if you see, आप यहाँ पर देखो, there is no comma, then if you see here there is no comma, so there is enjambment also used. Thus the poem A Tiger in the Zoo gives us a message that one should not confine anyone, whether it is animal or humans, because captivation itself is a curse. That is all in the poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris, and the rhyming scheme is ABCB. Basically, in the last you can say it is ABCD because bars and जो आपका last वाला आता है patrolling cars, then stars, it is ABCB. So the entire poem is written in the rhyming scheme, that is ABCB. The theme captivity, rhyming scheme ABCB. Then we have imagery, and if you see at the end there is a word, it is looking outside at the sky. So sky is symbolism of freedom, and cage symbolizes captivity, right? So there are two different images
brought, or symbolism brought, that how it feels when you are captivated and how you yearn for freedom. That is the poem A Tiger in the Zoo.